कंपनी लॉ का आप लोग का पहला क्लास है आज। कंपनी लॉ आप लोग के सिलेबस में है, 80 मार्क्स का कवरेज है और आप लोग को यहाँ पे कंपनी लॉ में बहुत कुछ सीखने मिलेगा। पहला बात आप ये लोग समझो कि कंपनी लॉ का ज़रूरत क्यों पड़ा। सिंपल सा बात है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लॉ का उतना ही ज़रूरत है जितना आपको इन जनरल वर्ल्ड में लॉ का ज़रूरत है। दैट मीन्स गवर्नेंस के लिए एक सिस्टमेटिक ढंग से रन करे कोई भी सिविक बॉडी सोसाइटी, उसके लिए क्या होता है, आपके पास में लॉ होता है। कैसा लॉ होता है? सीआरपीसी होता है, आईपीसी होता है ना। बहुत सारे लॉज, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो कि फ्रेम किए गए हैं सो दैट कि हमारा सोसाइटी अच्छे से ऑपरेट करे। इन द सेम वे कंपनी अच्छे से ऑपरेट करे, कंपनी में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हों जिसके थ्रू कंपनी को कंट्रोल किया जाए, कंपनी के प्रोसेस को एक सिस्टमेटिक ढंग से रन किया जाए। उसके लिए कंपनी लॉ बनाया गया था। कंपनी लॉ कई बार अमेंडमेंट के थ्रू गुजरा और कई बार तो पूरा का पूरा एक्ट, मतलब पुराना कंपनी लॉ हटा के नया कंपनी लॉ ला दिया गया। कंपनी एक्ट 2013 आज के डेट में ऑपरेशनल है। कंपनी एक्ट 2013 आपके सिलेबस में भी अप्लाइड है। कंपनी एक्ट 2013 फिलहाल हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यूज़ किया जा रहा है। दैट मीन्स कि कंपनी लॉ 2013 ही रूल कर रहा है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। इसके पहले कंपनी एक्ट 1956 था जो 2013-14 में, जो कि 2013 में हटा दिया गया। स्टार्ट करते हैं कंपनी लॉ का इंट्रोडक्शन। पहले हम लोग समझते हैं कंपनी लॉ में एग्जैक्टली इसका सफ़र कैसा रहा, जेनेसिस क्या है, शुरुआत कहाँ से हुआ, और ये समझने की कोशिश करते हैं इसको किस तरीके से हम लोग बाइफरकेट कर सकते हैं। कंपनी लॉ के पूरे कंटेंट को अगर हम कैटेगराइज करें तो उसमें कितने सेट ऑफ रूल्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, कितने क्लॉजेज हैं, इस तरीके से हम उनको कैटेगराइज करके समझने का कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं कंपनी लॉ का इंट्रोडक्शन। क्या बोला गया? द कंपनी एक्ट 2013 इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनी। मतलब कंपनी से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको अमेंड करने के लिए और कंसोलिडेट करके नया लॉ लाने के लिए ही कंपनी एक्ट 2013 लाया गया। आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, सर इसके पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, मतलब पुराना कंपनी का लॉ था तो उसे क्यों हटाया गया, उसके जगह पर नया कंपनी लॉ क्यों लाया गया? उसका सबसे बड़ा रीज़न है जो सोशियो इकोनॉमिक इंटरनेशनल एंड नेशनल इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनके बदलते हुए माहौल को देखते हुए पूरी दुनिया में किस तरीके का बिजनेस एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, उसको देखते हुए बदलाव लाना जरूरी था। इसलिए कंपनी एक्ट 1956 हटाया गया और कंपनी एक्ट 2013 उसकी जगह पे पूरा का पूरा नया एक्ट लाया गया। अब इसलिए कुछ अमेंडमेंट्स रहे उसमें और कुछ नए नए एकदम क्लॉजेज आ गए। द लेजिस्लेशन वॉज नेसेसिएटेड टू मीट चेंजेस इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। क्यों लाया गया? नेशनल और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में जो इकोनॉमिक चेंजेस हुए उनके साथ कॉप अप करने के लिए नया कंपनी एक्ट 2013 लाया गया। एंड फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री, सो दैट क्या एक्सपेंशन हो सके हमारे कंट्री के इकोनॉमी का, ग्रोथ हो सके हमारे कंट्री की इकोनॉमी का। कब पास किया गया था? कंपनी एक्ट 2013 received the assent of the humble president of India on 29th of August 2013। 2013-29 अगस्त को लाया गया और नोटिफाई किया गया ऑफिशियल गजट में ऑन 30th of August 2013 फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन, स्टेटिंग दैट different dates may be appointed for enforcement of different provisions of the Company Act 2013 through notifications। मतलब उस समय प्रणब मुखर्जी हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ये जो कंपनी लॉ नया लाया गया, ऑब्वियसली कंपनी लॉ पहले लोकसभा फिर राज्यसभा से पास किया गया
लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद ही ये एक्ट बना। पहले उसके पहले ये क्या था, कंपनीज बिल था। कोई भी चीज़ जब लोकसभा और राज्यसभा में रखा जाता है, राज्यसभा या लोकसभा के टेबल पर डिस्कशन के लिए, तो वो तब तक बिल रहता है। जब वहाँ से पास हो जाता है तो वो एक्ट में तब्दील हो जाता है। दैट मीन्स वो इन्फोर्सिएबल हो जाता है उसके बाद से। तो हुआ यूँ कि कंपनीज बिल 2013 लाया गया, लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ, तो ये एक्ट में बदल गया। दैट मीन्स ये इन्फोर्सिएबल हो गया हमारे ऊपर। और कंपनी एक्ट 2013 जो एक नया एक्ट पास किया गया लोकसभा और राज्यसभा से। आपको पता होगा कोई भी एक्ट जब लोकसभा और राज्यसभा से पास होता है तो उसे लास्ट में प्रेसिडेंट से लास्ट में उसमें प्रेसिडेंट का एसेंट लेना पड़ता है, तो प्रेसिडेंट का सिग्नेचर लेना पड़ता है। तो कंपनी एक्ट 2013 में जो हमारा लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ, उसके बाद में हमारे उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी थे, एंड उन्होंने 29 अगस्त 2013 को सिग्नेचर किया, एसेंट दिया अपना, और 30 अगस्त 2013 को ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, भारत के राजपत्र में इसे नोटिफाई कर दिया गया कि कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो चुका है। पर साथ साथ में ये भी नोटिफाई किया गया, बताया गया कि पूरा का पूरा कंपनी लॉ एक बार में इन्फोर्सेबल नहीं होगा, ये कई फेजेस में इन्फोर्स किया जाएगा, कई पार्ट्स में इन्फोर्स किया जाएगा। इसके जो डिफरेंट प्रोविजंस उनको कई बार में, कई पार्ट्स में, कई फेजेस में नोटिफाई किया जाएगा और धीरे धीरे करके इन्फोर्स किया जाएगा कंपनीज के ऊपर। ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 जो है, इट इज़ अ रूल बेस्ड लेजिस्लेशन विथ 470 सेक्शंस एंड 7 शेड्यूल्स। मतलब कंपनी एक्ट 2013 में कितने सेक्शंस हैं? कंपनी एक्ट 2013 में 470 सेक्शंस हैं एंड 7 शेड्यूल्स हैं। द एंटायर कंपनीज एक्ट हैज़ बीन divided into 29 chapters. Each chapter has at least one set of rules. मतलब पूरे के पूरे कंपनी लॉ 2013 को अगर आप देखोगे तो उसमें 470 सेक्शंस हैं, 7 शेड्यूल्स हैं एंड 29 चैप्टर्स हैं। क्या कहा? 470 सेक्शंस, 7 शेड्यूल्स एंड 29 चैप्टर्स। 470 सेक्शंस, 7 शेड्यूल्स एंड 29 चैप्टर्स हैं हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में, है ना। तो हम लोग इसको चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं बगल में। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट में कि कंपनीज एक्ट 2013 में कितने सेक्शंस हैं? 470 सेक्शंस हैं, 7 शेड्यूल्स हैं, और कितने चैप्टर्स हैं? 29 चैप्टर्स हैं। ठीक है। तो हमारे कंपनी एक्ट 2013 में 470 सेक्शंस हैं, 7 शेड्यूल्स हैं और 29 चैप्टर्स हैं। द कंपनी एक्ट 2013 एम्स टू इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कंपनी एक्ट 2013 को क्यों लाया गया? सो दैट कि इम्प्रूव किया जाए, सो दैट कि इम्प्रूव किया जा सके
सो दैट कि इम्प्रूव किया जा सके, सो दैट टू इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सिंप्लीफाई रेगुलेशंस एंड स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, सो दैट कि इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ रहे, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट टेक केयर किया जा सके, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जा सके। इसीलिए कंपनी एक्ट 2013 को लाया गया और इन्फोर्स किया गया। ठीक है, नेक्स्ट। सेक्शन 1 में क्या है कंपनी एक्ट के? सेक्शन 1 of the Companies Act 2013 deals with the title of the act according to which, मतलब सेक्शन 1 जो कंपनी एक्ट का है वो एक्ट के टाइटल के बारे में बताता है। और टाइटल क्या है? टाइटल ही है कंपनीज एक्ट 2013। तो टाइटल का नाम क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। ठीक, नेक्स्ट। आगे क्या बोला गया कि जो आगे के जो भी सेक्शंस हैं वो क्या डील करते हैं? फर्दर सेक्शंस डील विद द एक्सटेंट ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, सेज दैट एक्ट शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। मतलब कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो पूरे का पूरे इंडिया के ऊपर में एप्लीकेबल रहेगा। यहाँ पे ये नहीं बोल सकते होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, वो सिस्टम नहीं है। पूरे का पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल रहेगा कंपनी एक्ट 2013। और इसी सेक्शन में सेक्शन 1 में ये भी बताया जाता है कि क्या डेट ऑफ कमेंसमेंट रहा एक्ट का, मतलब एक्ट किस दिन से लागू हो गया, एक्ट किस दिन से इन्फोर्सेबल हो गया। अकॉर्डिंगली this section shall come into force at once and the remaining provisions of this act shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint and different dates may be appointed for different provisions of the act। that means कि सेक्शन 1 में ये बताया गया कि कब से ये एप्लीकेबल हो जाएगा एक्ट, कब से ये इन्फोर्सेबल हो जाएगा एक्ट, और पूरा का पूरा एक्ट एक बार में तो लागू होगा नहीं, धीरे धीरे करके कई फेजेस में इसके कई प्रोविजंस को लागू किया जाएगा, इन्फोर्स किया जाएगा, ये बताया गया। सेक्शन 1 में और क्या बताया गया बाकायदा आगे? सेक्शन 1 में और बताया गया कि ये जो कंपनी एक्ट 2013 है इसके जो प्रोविजंस है वो किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल रहेंगे? इट शैल बी एप्लीकेबल टू द कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब कि कंपनी एक्ट 2013 जो है, कंपनीज एक्ट 2013 जो है, इसके जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी सेक्शंस हैं, जो भी रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशंस हैं, वो एप्लीकेबल रहेंगे उस हर कंपनी के ऊपर में जो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर में नई कंपनी बनेगी, या फिर जो कंपनीज पहले से भी कंपनी के फॉर्म में हैं, जो कंपनीज पहले से एग्जिस्ट करती हैं अंडर प्रीवियस कंपनी लॉज। मतलब इसके पहले कंपनी एक्ट 1956 था, अगर उसके अंदर में भी कुछ कंपनीज ने कंपनी का फॉर्म लिया है, लॉन्च की गई है अंडर कंपनी एक्ट 1956, तो वो भी कंपनी के डेफिनेशन में रहेंगी और उनके ऊपर भी कंपनी एक्ट 2013 के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलोड रहेंगे, इन्फोर्सेबल रहेंगे। नेक्स्ट, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट इन सो फार एज द सेट प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938 और द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। दैट मीन्स कि इरडा का जो एक्ट है
वो जहाँ जहाँ पे लागू नहीं होगा वहाँ वहाँ पर कंपनी एक्ट 2013 लागू होगा। मतलब जहाँ जहाँ इरडा एक्ट है वो इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर में लागू होगा। इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कौन सा एक्ट लागू होता है? इरडा का एक्ट 1999 या इंश्योरेंस एक्ट 1938। पर जहाँ पे वो दोनों लागू नहीं होंगे वहाँ पे अपने आप स्वतः खुद से कंपनी एक्ट 2013 लागू हो जाएगा इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर में। और बैंकिंग कंपनी जो भी होती हैं वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से कंट्रोल होती हैं। बैंकिंग कंपनी जो भी होती हैं वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से रेगुलेट होती हैं। मतलब वो चलती है किसके प्रोविजंस के हिसाब से? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से। पर जहाँ पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 साइलेंट है, जहाँ पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के पास में कोई जवाब नहीं है किसी बैंकिंग कंपनी के किसी सिचुएशन को लेके, किसी क्लॉज को लेके, वहाँ पे कंपनी एक्ट 2013 लागू हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट, जितने भी इलेक्ट्रिक कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं वो सारे के सारे सारी कंपनी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के द्वारा रेगुलेट की जाती है। जितने भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं वो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के थ्रू रेगुलेट की जाती हैं। उनके ऊपर में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का प्रोविजंस एप्लीकेबल होता है। पर जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 लागू नहीं हो पाएगा ऐसे सिचुएशन में इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के भी ऊपर में कंपनी एक्ट 2013 लागू हो जाएगा। नेक्स्ट, एनी अदर कंपनी गवर्नड बाय एनी स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एक्सेप्ट इन सो फार एज द सेट प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ सच स्पेशल एक्ट। मतलब जितनी भी कंपनीज हैं अगर वो किसी स्पेशल एक्ट के अंदर में वो रेगुलेट की जाती हैं तो जहाँ जहाँ वो स्पेशल एक्ट्स जो बनाए गए हैं वो स्पेशल एक्ट्स अगर लागू नहीं हो पाएंगे तो वहाँ वहाँ पे कंपनी एक्ट 2013 को लागू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, सच बॉडी कॉर्पोरेट incorporated by any act for the time being in force and the central government made by notification specify in this behalf subject to the such exceptions, modifications or adaptations as may be specified in the notification। मतलब कोई बॉडी कॉर्पोरेट है अगर वो किसी स्पेशल एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है तो उसके ऊपर में वो स्पेशल एक्ट लागू रहेगा। पर अगर उसके ऊपर में कंपनी एक्ट लागू होगा तो नोटिफाई कर दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये रहा एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, मतलब किसके किसके ऊपर कहाँ कहाँ एप्लीकेबल रहेगा कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल क्या बोला? एग्जाम्पल बोला फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एट्सेट्रा। या यूँ कहें कि अगर मान लो कोई एक कंपनी है, कंपनी का नाम है मोदी लिमिटेड। तो मोदी लिमिटेड को अगर इनकॉर्पोरेट किया गया था, मतलब मोदी लिमिटेड बना था, कंपनी लॉन्च किया गया था, अगर कंपनी एक्ट 1956 के अंदर में 2001 में एक कंपनी बना था और उस समय कंपनीज एक्ट 1956 इन्फोर्सेबल था, तो वो तो कंपनी लॉन्च किया गया था अंडर कंपनी एक्ट 1956। तो क्या उसके ऊपर आज क्योंकि नया कंपनी एक्ट 2013 आ चुका है तो क्या वो एप्लीकेबल रहेगा? ऑब्वियस सा बात है। जितनी भी कंपनीज पहले जितनी भी कंपनीज पहले लॉन्च हो चुकी हैं या इनकॉर्पोरेटेड हो चुकी हैं अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, पुराने से पुराने प्रीवियस किसी भी कंपनी लॉ के अंडर में कंपनी लॉन्च हुई हो, चाहे 10 साल पुरानी कंपनी हो चाहे 50 साल पुरानी कंपनी हो, हर कंपनी के ऊपर में क्योंकि नया कंपनी एक्ट 2013 आ चुका है तो वही एप्लीकेबल रहेगा। नेक्स्ट, बोला गया ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट का क्या कॉन्सेप्ट है?
मान लो कोई एक फॉरेन का कंपनी है, वो इंडिया में अपना आईपीओ लाना चाहता है, इंडिया में अपने शेयर्स लाना चाहता है। वो इंडिया में अगर किसी कंपनी के थ्रू, किसी कंपनी को ऑथराइजेशन के थ्रू लाता है, अपने कंपनी के शेयर्स को इशू करता है, तो उसे कहा जाता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। क्या बोला गया डेफिनेशन? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट मीन्स एनी इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ अ डिपॉजिटरी रिसिप्ट। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि डिपॉजिटरी रिसिप्ट के फॉर्म में हो, इसके द्वारा क्रिएटेड हो, क्रिएटेड बाय अ फॉरेन डिपॉजिटरी आउटसाइड इंडिया एंड ऑथराइज्ड बाय अ कंपनी मेकिंग सच एन इशू ऑफ सच डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, वो होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इस सेक्शन में बताया गया ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट के बारे में। ठीक है, तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट के बारे में लिटिल बिट डिटेल्स में डिस्कस किया गया है रिगार्डिंग द इशू ऑफ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट अंडर सेक्शन 41 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। नेक्स्ट, एक टर्म यूज़ किया जाएगा अभी आने वाले कंटेंट्स में आगे, की मैनेजरियल पर्सन। तो की मैनेजरियल पर्सन किसी कंपनी में अगर यूज़ किया जाता है टर्म, वो की मैनेजरियल पर्सन जो टर्म है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, किस ग्रुप ऑफ पर्सनस के लिए यूज़ किया जाता है कि वो लोग की मैनेजरियल पर्सनल हैं। और की मैनेजरियल पर्सनल का फुल फॉर्म का मीनिंग क्या है? और वे सब बात है, वो की पीपल्स, वो मेन लोग जो कंपनी के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व्ड हैं, वो की मैनेजर्स जो कंपनी के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व्ड हैं, वो होते हैं की मैनेजरियल पर्सन। तो उसके अंदर कौन कौन आता है? तो की मैनेजरियल पर्सन इन रिलेशन टू अ कंपनी मीन्स, पहला द सीईओ और द मैनेजिंग डायरेक्टर और द मैनेजर। मतलब कौन कौन हो सकता है? सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी। मतलब किसी भी कंपनी के सीईओ और एमडी को की मैनेजरियल पर्सन माना जा सकता है, वो की मैनेजरियल पर्सनल के अंदर में आते हैं। नेक्स्ट, कंपनी सेक्रेटरी। मतलब किसी भी कंपनी का जो सीएस है, वो की मैनेजरियल पर्सन में आएगा। नेक्स्ट, होल टाइम डायरेक्टर WTD, वो भी क्या होगा कि मैनेजरियल पर्सनल में आएगा। नेक्स्ट, CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किसी भी कंपनी का की मैनेजरियल पर्सनल के टर्म्स में आएगा। एंड सच अदर ऑफिसर्स एज में बी डिस्क्राइब्ड, मतलब आगे अगर बताया जा सकता है। तो मतलब सिंपल सा बात है, की मैनेजरियल पर्सनल में कौन कौन से लोग आएंगे? पहला CEO और MD, दूसरा कंपनी सेक्रेटरी, तीसरा होल टाइम डायरेक्टर, चौथा CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। हाउएवर टिल नाउ नो फर्दर ऑफिसर हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड। हाँ, वो अलग बात है, आज तक और किसी ऑफिसर का नाम नहीं लिया गया है जिसको की मैनेजरियल पर्सनल माना जाए। फिलहाल के लिए कौन कौन है? CEO, MD, कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर WTD एंड CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अच्छा, कई बार इस कंपनी लॉ में आप आगे जाओगे तो बार बार टर्म्स यूज किया जाएगा अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ।
तो प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब क्या होता है, सिंपल सा होता है इसके पहले जो भी कंपनी लॉज आई थी, कंपनी एक्ट 2013 के पहले जो भी कंपनी लॉ पहले आई थी और इन्फोर्स हुई थी, एप्लीकेबल हुई थी, उन्हीं के बारे में बात किया था। प्रीवियस मतलब पहले जो आई थी प्रीवियस कंपनी लॉज, वो बताया गया है कि प्रीवियस कंपनी लॉज में कौन कौन से लोग, कौन कौन से एक्ट्स आएंगे। तो कौन कौन से एक्ट्स आएंगे? प्रीवियस कंपनी लॉ मीन्स एनी ऑफ द लॉ स्पेसिफाइड बिलो। तो कौन कौन से लॉज हैं जो प्रीवियस कंपनी लॉ के नाम लेने लेते ही एप्लीकेबल हो जाएंगे? मतलब वो कंपनी लॉ जो कंपनीज एक्ट 2013 के पहले आए थे। सिंपल सा बात है, कंपनीज एक्ट 2013 के पहले कौन कौन से कंपनी लॉज आए थे? पहला इंडियन कंपनीज एक्ट 1866, दूसरा इंडियन कंपनीज एक्ट 1866, तीसरा इंडियन कंपनीज एक्ट 1882, चौथा इंडियन कंपनी एक्ट 1913, पांचवा ट्रांसफर्ड कंपनीज ऑर्डिनेंस 1942। नेक्स्ट कंपनी एक्ट 1956। मतलब कंपनी एक्ट 2013 आने के पहले ये सारे कंपनी एक्ट्स एप्लीकेबल थे सीक्वेंस में, ठीक है। एक टाइम पे 1866 एप्लीकेबल था, फिर 1882 एप्लीकेबल हुआ, फिर 1913 आया एप्लीकेबल हुआ, फिर 1942 आया और एप्लीकेबल हुआ, फिर इसके पहले 1956 एप्लीकेबल था कई साल तक, फिर कंपनी 2013 आया। नेक्स्ट आता है एनी लॉ कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी ऑफ द अफोरसाइड एक्ट्स और द ऑर्डिनेंस एंड इन फोर्स। मतलब इसके अलावा जो भी एक्ट्स या ऑर्डिनेंस है जो भी एप्लीकेबल रहे हैं, कहाँ कहाँ पे? इन द मर्ज टेरिटरीज और इन पार्ट बी स्टेट इन द स्टेट ऑफ J&K। मतलब जम्मू एंड कश्मीर में इसके पहले जो भी, इसके अलावा इन एक्ट्स के अलावा कोई भी एक्ट्स या रूल्स अगर एप्लीकेबल रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो वो भी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर आ जाएंगे। मतलब उन्हें भी माना जाएगा कि कंपनी एक्ट 1913 के पहले वो एप्लीकेबल थे। एंड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और एनी पार्ट देयर ऑफ बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एक्सटेंशन ऑफ लॉज एक्ट 1956। नेक्स्ट और क्या आएगा प्रीवियस कंपनी लॉ के ब्रैकेट में? द पोर्टुगीज कमर्शियल कोड सो फार एन इज रिलेटेड टू द सोशल एडोसनिमाज एंड नेक्स्ट द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी एक्ट 1961। मतलब कंपनी एक्ट 1961 सिक्किम वाला, या उसके पहले जम्मू एंड कश्मीर में जो भी लॉज एंड रूल्स एप्लीकेबल थे, या उसके पहले कंपनी 1956, ट्रांसपोर्ट कंपनीज ऑर्डिनेंस 1942, इंडियन कंपनी 1913, इंडियन कंपनीज एक्ट 1882, इंडियन कंपनी एक्ट 1866 और उसके पहले इंडियन कंपनी एक्ट 1866। जितने भी प्रीवियस लॉज हैं ये प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर में आते हैं। और जब जब प्रीवियस कंपनी लॉ टर्म्स यूज़ किया जाए तो मतलब ये सारे कंपनी लॉ जो पहले आ चुके हैं और जिनके अंदर में सारी कंपनीज रही हैं और जो एक्ट इन्फोर्सिबल रहा है वो यही सारे एक्ट्स हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट बोला गया प्रोमोटर। प्रोमोटर कौन होता है? प्रोमोटर का मतलब हम लोग समझते हैं, प्रोमोटर का डेफिनेशन क्या है? प्रोमोटर का मतलब क्या होगा? प्रोमोटर मीन्स अ पर्सन हु हैज़ बीन नेम्ड एज सच
इन द प्रोस्पेक्टस और इज आइडेंटिफाइड द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न। मतलब प्रोमोटर एक तरीके से कंपनी का वो बंदा होता है या वो लोग होते हैं जिनका नाम कंपनी के एनुअल रिटर्न में लिखा हुआ होता है। मतलब जब कंपनी का हर साल एनुअल रिटर्न निकलता है ना, 1 साल होने पे कंपनी अपने फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में डिस्कस कर, अपने फाइनेंशियल हेल्थ को बताती है लोगों को, एनुअल रिटर्न निकालती है। तो वो जो एनुअल रिटर्न आता है उस एनुअल रिटर्न में जिसका नाम होता है वही होता है उस कंपनी का प्रोमोटर। एंड दूसरा क्या, वो हैज़ बीन नेम्ड एज सच इन अ प्रोस्पेक्टस। और दूसरा बात, कंपनी जब कई बार आईपीओ लेके आता है तो उसके पहले प्रोस्पेक्टस इशू करता है। हर कंपनी आईपीओ लाने के पहले, शेयर्स इशू करने के पहले मार्केट में प्रोस्पेक्टस इशू करता है। प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है अपने कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताने के लिए। प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है ये बताने के लिए हमारे कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं। प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है ये बताने के लिए कंपनी का हमारा फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, सॉल्वेंसी कैसा है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कैसा है, सो दैट के लोग डिसाइड कर सकें कि हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। इसीलिए प्रोस्पेक्टस इशू करना मैंडेटरी होता है। आप अगर अपनी कंपनी का आईपीओ लेके आना चाहते हैं तो उसके पहले आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना होगा ताकि लोग समझ सकें कि आपकी कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो वो जो प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है उसके अंदर भी जिसका नाम रहता है वो होता है उस कंपनी का प्रोमोटर। या दूसरा तरीका है प्रोमोटर का डिफाइन करने का। दूसरा तरीका क्या बोला गया, दूसरा बोला गया कि वो बंदा या वो लोग जिनके कंट्रोल में कंपनी के अफेयर्स हैं, मतलब जिनके कंट्रोल में पूरा पूरा कंपनी का मैनेजमेंट होगा। Who has control over the affairs of the company directly or indirectly, whether as a shareholder, director और otherwise। मतलब वो लोग जिनका कंपनी के मैनेजमेंट पे कंट्रोल रहेगा, जिनके कंपनी के अफेयर्स पे कंट्रोल रहता है, या जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चाहे कंपनी के शेयर होल्डर ही हो चाहे कंपनी के डायरेक्टर ही हो, तो अगर उनके हाथों में कंपनी का कंट्रोल है, अगर उनके हाथों में कंपनी के मैनेजमेंट का कंट्रोल है तो कंपनी के प्रमोटर माने जाते हैं। नेक्स्ट, इन अकॉर्डेंस विथ हुज एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द कंपनी इज कंस्टिट्यूटेड टू एक्ट। मतलब वो लोग या वो बंदा जिसके एडवाइस के हिसाब से, जिसके ऑर्डर के हिसाब से, जिसके डायरेक्शन के हिसाब से, जिसके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक्ट करना पड़ता है। कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो उन्हीं की बातें मानते हैं। कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं दे आर एक्स्टम्ड टू एक्ट अंडर हुज एडवाइस, इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस, दैट पर्सन इज रेफर टू एज प्रोमोटर। मतलब कंपनी का वो मालिक जिसके हिसाब से कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग डिसीजन लेते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स लोग डिसीजन लेते हैं, वो होता है उस कंपनी का सर्वे सर्वा प्रमोटर। पर प्रोमोटर का जो डेफिनेशन है ये तब एप्लीकेबल नहीं होगा अगर कोई भी इंसान प्रोफेशनल कैपेसिटी में ये सारे काम कर रहा है। मतलब कोई उस कंपनी का सीए या सीएसओ मान लो और उस कंपनी का कंट्रोल करता है अफेयर्स, उस कंपनी के मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है, तो उस कंपनी का प्रोमोटर नहीं मान लिया जाएगा। मान लीजिए कोई भी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है जो कंप्लायंस से रिलेटेड एडवाइस देती है, तो क्योंकि वो कंपनी सेक्रेटरी है, क्योंकि वो एडवाइस देता है, ये डायरेक्शंस देता है कंपनी को कंप्लायंस से रिलेटेड, तो वो उस कंपनी का प्रोमोटर नहीं मान लिया जाएगा। दैट मीन्स अगर प्रोफेशनल कैपेसिटी में ये सारे काम करते हो तो आप उस कंपनी के जस्ट एन एम्प्लॉय रहोगे, आप प्रोमोटर नहीं मान लिए जाओगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला, नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला गया पर्सन्स हु इनिशिएट प्रमोशन ऑफ अ कंपनी आर ऑल्सो नोन एज प्रोमोटर्स। जो कंपनी के प्रमोशंस को स्टार्ट करता है, कंपनी को स्टार्ट करता है, जिसके हाथ में कंपनी का पूरा मैनेजमेंट होता है, कंपनी के कंट्रोल, कंपनी जिसके कंट्रोल में होता है, वो होता है उस कंपनी का प्रोमोटर। इनडायरेक्टली जो कंपनी को प्रमोट करता है, कंपनी को स्टार्ट करता है, ऑल द पर्सन्स हु टेक स्टेप्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, दैट इज
दोज एसोसिएटेड विद द प्रिपरेशन ऑफ अ प्रोस्पेक्टस, मतलब वो लोग जो प्रोस्पेक्टस बनाते टाइम एसोसिएटेड थे, और इन ड्राइंग ऑफ द मोआ ऑफ द कंपनी एंड असिस्टिंग इन द रजिस्ट्रेशन आर रिगार्डेड प्रमोटर्स, मतलब जो लोग कंपनी के मोआ को बनाने में एसोसिएटेड थे, कंपनी के मोआ को बनाने में या कंपनी को प्रमोट करने में या कंपनी को स्टार्ट करने में एसोसिएटेड थे, वो उस कंपनी के प्रमोटर माने जाएंगे। नीचे स्ट्रक्चरल चेंजेस को लेकर कुछ बताया गया है, डिफरेंसेस अंडर कंपनी एक्ट 1956 एंड कंपनी एक्ट 2013। बोला गया कंपनी एक्ट 1956 में 658 सेक्शंस थे, कंपनी एक्ट 2013 में 470 सेक्शंस हैं। कंपनी एक्ट 1956 में शेड्यूल्स कितने थे? 15, यहाँ पे 6 शेड्यूल्स हैं। कंपनी एक्ट 1956 में 13 पार्ट्स थे, और कंपनी एक्ट 2013 में 29 चैप्टर्स हैं, 29 चैप्टर्स। नेक्स्ट केस स्टडी आप लोगों को नहीं पढ़ना। नेक्स्ट है आपका सेलेंट फीचर्स ऑफ कंपनी एक्ट 2013, ये हम लोग कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।